हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 2 जो स्पर्श वाली बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो ये बचेंद्री पाल की कहानी है और उनके बारे में किस तरीके से उन्होंने जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी उसका पूरा का पूरा विवरण उसके बारे में बताया गया है। तो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। तो ये बचेंद्री पाल जो है, इनकी खुद की किताब है, उससे लिया गया है कि वो बताती हैं कि एवरेस्ट अभियान के लिए मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए दिल्ली से जो है एरोप्लेन था 7 मार्च को काठमांडू, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। तो काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो वहाँ के लिए दिल्ली से एयरप्लेन चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपथ के रास्ते को साफ कर सके। तो एक अग्रिम दल, अग्रिम मतलब इनसे पहले वाला जो पूरा एक ग्रुप था वो इनके ग्रुप से पहले चला गया था, ताकि वहाँ पे बेस कैंप बनाए जाते हैं ना। एवरेस्ट पे जाने से पहले कैंप बनाया जाता है, बेस कैंप, क्योंकि जो हिमपथ है यानी कि जो हिमालय है, हिमपथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वो बहुत ही हार्श एरिया होता है। वहाँ पर जाना, रहना और चढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। बर्फ़ को थोड़ा साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश किया जा सके। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो शेरपा लैंड, जो मतलब क्या होता है ना, जो भी एवरेस्ट पे चढ़ाई करता है उनके साथ एक शेरपा भी होता है, एक पर्सन होता है जो साथ में चढ़ाई करता है, उसको शेरपा कहते हैं, वो हेल्प करता है। तो शेरपा लैंड का जो एरिया है वहाँ पे नमचे बाज़ार काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। अधिकांश शेरपी इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर मत्था के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट जिसे हम कहते हैं, माउंट एवरेस्ट का क्या मतलब है? एवरेस्ट एक पर्सन था जिसने माउंटेन का एक्सपेडिशन किया था और है ना, उन्होंने भेजा था अंग्रेज़ों ने माउंटेन का एक्सपेडिशन करके आओ, नापो उसकी हाइट वगैरह। तो वो माउंट एवरेस्ट मतलब एक एवरेस्ट पर्सन था, उसके नाम पर ही फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये नाम रख दिया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। नेपाल के लोग उसको सागर मत्था कहते हैं। तो ये कहती हैं राइटर कि इनको बड़ा अच्छा लगा सागर मत्था नाम। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। तो ये बताती हैं कि शिखर के पास यानी कि एवरेस्ट के पास 150 किलोमीटर पर आवर है भगवान, बहुत ही तेज़ जो है हवाएं चलती हैं, और उसकी वजह से ही जो उन्हें प्लूम टाइप का दिख रहा है फूल, वो दिख रहा था ज़मीन से। क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ पर्वत से उड़ता रहता था, बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर ख़राब मौसम में। तो जैसे कि जो एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, ऑब्वियसली हम हर समय तूफान आते रहते हैं वहाँ पे, तो बर्फ़ के तो हवाएं चलती रहती है बर्फ़ भरी, तो जो भी ऊपर चढ़ता था उन तूफानों को झेलेगा भाई वो। तो यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिन तप चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो ये बात सुन करके राइटर डर तो गई थी, बट वो कहती हैं कि वो एवरेस्ट के प्रति बिल्कुल मतलब एक लगाव था, और जो भी चुनौतियाँ उनके सामने आ रही थी, आने वाली थी, वो उनका डटकर सामना करना चाहती थी। अभी वो चढ़ी नहीं है, अभी ये सब सोच रही हैं वो, मतलब चढ़ चुकी हैं। अब तो खैर लिखा था उन्होंने, वही हम पढ़ रहे हैं, बट पूरा उन्होंने कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा ये सब राइटर ने बताया हुआ है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, पेरिस नहीं है पेरिस है, ठीक है, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो जब ये वहाँ पे पहुँची तो एक शेरपा जो था, कुली होता है ना, वही शेरपा होता है कि उनकी डेथ हो गई है, ये इन लोगों को पता लगा। खम्बू हिमपथ पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्योत्से की ओर से एक बहुत ही बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो देखिए एवरेस्ट में जाने वाले बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, और इसी तरह से वहाँ पर एक डेथ हो रखी थी, राइटर कहती है, उनके जाने से पहले। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे इस तूफान की वजह से, जो भी बताया गया था। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में
खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो मतलब उन्होंने कहा, जो इनके लीडर थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, मतलब ये है ही इतनी बड़ी चीज़, तो मृत्यु भी कई बार लोगों की आ जाती है इसमें। उपनेता मतलब जो लीडर से थोड़ी नीचे वाली पोजीशन पे थे, उनका नाम था प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। इनसे आगे वाले जो ग्रुप था उसका उनके लीडर थे वो। 26 मार्च को पेरिच लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपथ के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो भाई चढ़ाई करने के लिए उसमें रास्ता बनाना पड़ता है, और रास्ता बनाने का काम अगर एक बार हो गया, फिर उसके दोबारा से तूफान आ गया तो फिर से वो रास्ता बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये सारी बातें उनको बताई गई बचेंद्री पाल को उनके लीडर के द्वारा। आगे बताते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, तो बुरी ही बुरी खबर इनको मिले जा रही थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लिहोत्से और तुनसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो फिर ये मतलब थोड़ा हाइट पर चली गई थी, तो इन्हें और एवरेस्ट की चोटियाँ, देखिए एवरेस्ट एक है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे उसमें लेवल से हैं ना, तो उनके नाम हैं। हिमपात मतलब वही जो जैसे कि तूफान आ रहा था, अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम वितर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो मतलब हिमपात जो बर्फ़ का गिरना था, वो राइटर कहती हैं कि जब तक ये वहाँ पर रहती तब तक हिमपात जो है होना ही था, बर्फ़ गिरती ही वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ जो है, बर्फ़ की नदी बह करके आती, तो जब तक ये जाती तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ये होने वाला था और ये ख्याल से हम लोगों को डर लग रहा था। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो जो डॉक्टर मीनू मेहता थी, उन्होंने बताया किस तरीके से सीढ़ियाँ लगानी है, किस तरीके से पुल लगाने हैं, कैसे रस्सियों को बांधना है, किस तरीके से बेसिकली चढ़ाई करनी है, उसकी पूरी नॉलेज डॉक्टर मीनू ने इनको राइटर को दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था कि भाई सामान ढो करके, सामान लाद कर खुद पे किस तरीके से आप ऊपर चढ़ेंगे। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, मतलब वही फ़ोन पे जैसे आपने शायद देखे होंगे ना, वॉकी टॉकीज़ होते हैं मूवीज़ वगैरह में, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्ता अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो फिर अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग कैंप्स लगाए जाते हैं, क्योंकि चढ़ाई दोना करते रहेंगे, रुकेंगे भी तो बीच में थोड़ा बहुत, तो उसके लिए कैंप्स लगाते हैं। कितनी हाइट है एवरेस्ट की, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मतलब अब 7900 मीटर की अगर ऊंचाई पर अब ये हैं, तो मतलब काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं, मगर इससे भी और ऊपर है। यह संतोषजनक प्रगति थी, क्योंकि काफ़ी ऊपर ये पहुंच गए थे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी,
तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। तो फिर ये मतलब जो राइटर हैं, जब ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं सबको, तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मैं पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ रही हूँ। तो जो तेंजिंग नॉर्गे, जिन्होंने सबसे पहले चढ़ाई करी थी ना एवरेस्ट पर, उन्होंने कहा कि मैं भी, जब तेंजिंग नॉर्गे जो थे ना, वो 7 बार एवरेस्ट पर चढ़े थे, मगर एवरेस्ट की चोटी तक, टॉप तक नहीं पहुँच पाए थे। 8वीं बार में वो टॉप तक पहुँचे थे। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में, ज़रूरी नहीं आप पहली बार में सक्सेसफुल हो ही जाएँ। फिर आगे बताते हैं। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लिहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तो अब कहती हैं कि 15 से 16 मई 1984 के टाइम पर ये कैंप 3 में थी और उसमें 10 लोग थे। लेपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी अचानक नींद खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक डंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो रात के 12:30 बजे इनको लगा कि इनके सर पे धड़ करके कुछ गिरा है और ये आगे को खिसक रही हैं। ये क्या हुआ? एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लिहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। तो इनके कैंप के ऊपर ग्लेशियर से आकर के बर्फ़ का गोला गिर गया था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारी कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। तो बहुत ही मतलब तेज़ वो हिम का पर्वत गिरा था आकर के, हिमगोला, मगर चोट तो सभी के लगी थी, पर थैंकफुली किसी की डेथ नहीं हुई। लेपसंग अपनी स्विच छुरी को मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींचने में सफल हुए। तो ये जो राइटर हैं पूरी तरीके से बर्फ़ में दब गई थी, मगर जो बाकी इनके साथी थे, स्पेशली लेपचा जो थे, उन्होंने राइटर को बचा लिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। तो मतलब एक इनके जो साथी थे, उनकी टांग की मतलब हड्डी टूट गई थी, फिर उनको उनके ही बनाए हुए स्ट्रेचर पर ले जाया गया। तो इनके जो हेड थे उन्होंने कहा कि मतलब ये बहुत ही साहसिक कार्य जो है हम करने जा रहे हैं, काम। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो मैंने कहा, हाँ मैं थी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? उन्होंने कहा, नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, राइटर ने उत्तर दिया कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे हैं। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो मतलब राइटर आगे पहुंच गए थे, उनके साथ वाले पीछे थे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, उसके अलावा बहुत भारी सामान था। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस
को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा। जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। मगर मुझे की से, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की, एक पर्सन है, की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, फिर उसके बाद दोबारा कुछ सामान लेने या फिर की से मिलने के लिए वापस नीचे आ रही थी। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो फिर मतलब अपने फ्रेंड की हेल्प करने गई थी, तो फिर उन्होंने भी कहा कि भाई तुम क्यों इतना ऊपर से नीचे उतर के आई, बट फिर कहा कि भाई मैं ग्रुप में आई हूँ तो मैं हेल्प क्यों नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे कि भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उसी पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंक दौरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था, तो ये सुबह नाश्ता करके निकल ली थी बाहर। तो देखिए आगे का जो चैप्टर है वो हमने इतना देख लिया है, काफ़ी सारा है ना, तो आगे का चैप्टर हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसा लगा अभी तक का वीडियो बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।